बच्चों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं वीर भारती एजुकेशन चैनल। इसमें आज हम लाए हैं बच्चों केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि महिला पर्यवेक्षक वर्ग 2 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, नीट हो गया, जेडब्ल्यू और सभी बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। रिसेंटली आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होने वाले। चलते हैं वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो यहां पर चार ऑप्शन है बच्चे। फर्स्ट 1.0 m NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 1 मोल का विलयन होता है वो, या फिर 1 मोल का पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन, या 1 मोल का सोडियम सल्फेट का विलयन, या फिर 1 मोल का अमोनियम नाइट्रेट का विलयन। तो बच्चों राइट आंसर होने वाला है 1.0 m NaSO4 यानी कि 1 मोल सोडियम सल्फेट का जो विलयन होता है इसका, इस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है। चारों में से जो सोडियम सल्फेट होता है, इस सोडियम सल्फेट के विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्वथनांक होता क्या है। तो बच्चों ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, या ऐसा कह सकते हैं कि द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, ऐसे ताप को, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली किसको बोलते हैं, या क्या होती है रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली? जनरली आपने नेचुरली प्राकृतिक रूप से देखा है, जब प्याज की एक परत को अंदर से आप निकालोगे तो वो जो पतली सी परत निकल रही है, उस पतली सी परत को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अंडे का बाहरी छिलका को आप हटा दो, एक पॉलीथीन टाइप का निकलता है छीलने पर, वो जो पॉलीथीन जैसा निकल रहा है अंडे के ऊपर से, उसको भी हम क्या बोलेंगे? अर्धपारगम झिल्ली। ये एक प्रकार की ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलयन में से विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं बच्चों, लेकिन विलय के कण आर पार नहीं जा सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। नेचुरली रूप में आपने क्या देखे? नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली होती है, प्याज के अंदर से निकलने वाली जो परत होती है वो होती है अर्धपारगम झिल्ली। अंडे के जो बाहरी छिलका को हटाकर जो परत निकलती है वो भी है अर्धपारगम्य झिल्ली। किशमिश का जो ऊपर का बाहरी आवरण है वो भी काम करता है अर्धपारगम्य झिल्ली का। लेकिन यहां प्रश्न में जो पूछा है, प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली किसको बोलते हैं? तो रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था। तो कोई वैज्ञानिक है जिसने गैसों में द्रव की विलेयता संबंधी नियम दिया था, वो वैज्ञानिक है हमारे हेनरी। वैज्ञानिक हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित एक नियम दिया था। उन वैज्ञानिक का नाम है हेनरी। अगला क्वेश्चन ये रहा, अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। ये जो चार पॉइंट दिए हुए हैं, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब और परासरण दाब, इन चारों में से अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, ये पूछा गया। तो इससे पहले समझ लेते हैं अणु संख्य गुणधर्म होता क्या है। तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर या नहीं करके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो विलयन के इस गुण को हम क्या कहते हैं? अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। तो बच्चों क्वथनांक का उन्नयन अणु संख्य गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन अणु संख्य गुणधर्म है, और परासरण दाब भी अणु संख्य गुणधर्म है। यहां पर जो अणु संख्य गुणधर्म नहीं है वो है वाष्प दाब। तो राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? वाष्प दाब जो है वो अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। थर्ड नंबर का जो आंसर है वाष्प दाब, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब ये तीनों ही अणु संख्य गुणधर्म है, जो कि विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे गुण को, विलयन के ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है बच्चों? तो जब किसी विलयन में या जब किसी विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में या किसी विलयन में कोई विलय मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। कुल मिलाकर क्वथनांक का बढ़ना ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, और हिमांक का घटना, अवनमन का मतलब घटना होता है, तो हिमांक का घटना ही क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन। जबकि परासरण दाब वो न्यूनतम दाब होता है जो द्रव वाष्प अवस्था में डालता है, जो द्रव वाष्प अवस्था में डालता है, या वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। ऐसे दाब को ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव में अवाष्पशील विलय घोलने पर क्या कम होता है। कोई द्रव है उसमें आप अवाष्पशील विलय को घोल रहे हो तो क्या कम होगा, उसका हिमांक कम होगा, क्वथनांक कम होगा, परासरण दाब कम होगा या आयतन कम होगा। तो बच्चों हमेशा याद रखना, किसी द्रव में अवाष्पशील विलय घोलोगे तो उसके हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये है कहानी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मोललता कहते हैं। जबकि नॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मलता कहते हैं। जबकि मोललता क्या है, सॉरी, जबकि मोलरता, यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लेना बच्चों, यहां मोलरता लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मोलरता। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, मोललता को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है और नॉर्मलता को कैपिटल एन से। जबकि मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं एक्स से। वो डिपेंड करता है, विलय का मोल प्रभाज निकालोगे आप एक्स भी लिखोगे, विलायक का मोल प्रभाज निकालोगे आप एक्स से लिखोगे। अब मोल प्रभाज होता क्या है, तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक और संपूर्ण घटक के अनुपात को ही उस विलयन का क्या कहते हैं बच्चों, मोल प्रभाज कहते हैं। इस प्रकार से मोल प्रभाज को आप दो तरीके से देखते हो, विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। कंप्लीट जो वीडियो है इनके बारे में, जैसे कि नॉर्मलता हुआ, मोललता हुआ, मोलरता हुआ, मोल प्रभाज हुआ, बच्चों कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परासरण दाब का सूत्र है, तो परासरण दाब का सूत्र पता करने से पहले फिर से एक बार और परासरण की डेफिनेशन देखते हैं। वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, जबकि विलय को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा गया है। तो ऐसे न्यूनतम दाब को, ऐसे मिनिमम प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, परासरण दाब कहते हैं। तो एक प्रश्न में पूछा गया है कि परासरण दाब का सूत्र क्या है। तो बच्चों परासरण का दाब है पाई, परासरण दाब का सूत्र है पाई बराबर एनआरटी अपॉन वी। तो राइट आंसर होने वाला है पाई बराबर एनआरटी अपॉन वी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5 ग्राम NaOH 250 ml विलयन में घुला है। विलयन की हमें मोलरता ज्ञात करना है। तो ये समझने से पहले मोलरता की डेफिनेशन पर आते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो है आपका, मोलरता फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल एम। मोलरता को डिनोट कहां से करते हैं बच्चों, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर होता है आपका WB अपॉन MB गुणा 1000 बटे होता है V। और V काहे में है बच्चों, तो वो है ml में। अब हम देख लेते हैं WB क्या होता है। तो WB विलय की ग्राम में मात्रा और MB जो होता है वो विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का क्या होता है बच्चों, आणविक द्रव्यमान होता है। MB जो है वो विलय का आणविक द्रव्यमान होता है। जबकि V जो है वो विलयन का मिलीलीटर में क्या होता है, आयतन। विलयन का मिलीलीटर में आयतन। इस हिसाब से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा M इक्वल्स टू WB क्या है बच्चों, तो विलय की ग्राम में मात्रा, और विलय दिया है आपको कितना, 5 ग्राम दिया है, बटे MB क्या होता है, तो विलय का आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे बच्चों, तो ये देख लीजिए, विलय था हमारा NaOH और NaOH का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। सोडियम का आणविक द्रव्यमान होता है बच्चों 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 23, 16 और 1 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आणविक द्रव्यमान टोटल 40। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का आणविक द्रव्यमान होता है 40। यहां पर MB की जगह हम कितना रखेंगे 40। तो ऐसे निकालते हैं विलय का आणविक द्रव्यमान इनटू, पहले से क्या लिखा है बच्चों 1000 बटे V में क्या, V जो होता है आपका विलयन का लीटर मिलीलीटर में आयतन, विलयन का मिलीलीटर में आयतन। और विलयन का मिलीलीटर में जो आयतन दिया है वो कितना दिया बच्चों, 250 ml दिया है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब आप देख लीजिए, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25 और ये 25 चौ 100 हो जाएगा। 4 1 कम 4,
4 दाम हो जाएगा 40, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। कुल मिलाकर कैपिटल M इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/2। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहां भाग नहीं जा रहा है बच्चों, 2 एक कम 2 भाग नहीं जा रहा है, तो हमने 0 लगाए और दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा बच्चों, M इक्वल्स टू 0.5, जो कि आप ऑप्शन में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 0.5 M। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट आपका एक डिस्क्राइब भी हो चुका है कि मोलरता होता क्या है, मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है और कैसे कंप्लीटली हमने मोलरता निकाला है। तो आप राइट आंसर देख चुके हैं कि 5 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में घुला है, तो उस विलियन की मोलरता कितनी होगी बच्चों, तो उस विलियन की मोलरता होगी 0.5 M। अगला है विलायक के प्रति किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या कहलाती है। तो बच्चों किलोग्राम बोले या 1000 ग्राम बोले, बात एक ही है। तो विलायक के किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, मोललता कहलाती है, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसको दूसरे रूप में हम कैसे कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अणु संख्य गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में खालिस्तान के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणु संख्य गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में खालिस्तान के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अणु संख्य गुणधर्म तो आपको पता ही है, तो विलयन के कुछ ऐसे गुण जो उसकी प्रकृति पर निर्भर ना करके उसकी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, अणु संख्य गुणधर्म। जैसे कि परासरण दाब हुआ, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, और ये सारी चीजें जो है अणु संख्य गुणधर्म ही है। तो ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं बच्चों, समपरासरी विलयन कहते हैं। कैसा विलयन कहते हैं इसको, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। इसके अलावा अल्प परासरी विलयन भी होता है और अति परासरी विलयन भी होता है। अगला प्रश्न है, यदि विलायक में विलय समान स्थिति में हो, यदि विलायक में विलय सामान्य स्थिति में हो, तो वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है बच्चों, वांट ऑफ गुणांक का मान होता है 1। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श विलयन वह है जो खालिस्तान का पालन करता है। तो बच्चों आदर्श विलयन ऐसा विलयन होता है जो सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों, राउल्ट। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, राउल्ट का नियम। तो ऐसा विलयन जो सभी ताप और सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो ऐसे विलयन को ही हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। इसलिए आपका राइट आंसर होगा राउल्ट का नियम। और अगला प्रश्न है आपका, जल की मोलरता, जल की मोलरता खालिस्तान होती है। तो जल की मोलरता बच्चों 55.56 होती है। इससे पहले मैंने मोलरता कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला कंप्लीट आपको बताया हूं। अगला प्रश्न है, किसी गैस की द्रव में विलयता, किसी गैस की द्रव में विलयता किस नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो बच्चों किसी गैस की द्रव में विलयता हेनरी के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। वैज्ञानिक हेनरी ने गैसों की द्रव में विलयता से संबंधित एक नियम दिया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा बच्चों, हेनरी होगा। बच्चों ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो बच्चों ये राइट आंसर है, क्योंकि विलयन सही में दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो फर्स्ट वाला ट्रू रहेगा, सही रहेगा। अगला है, मूल प्रभाज ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि मूल प्रभाज जो है ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। अगला ये रहा, ppm 10⁵ भार भाग विलयन में विलय के भार भागों की संख्या है।
तो 10 की घात 5 ये तो गड़बड़ हो गया, जबकि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10 की घात भार भागों में विलय के भार भागों की संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ही होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो यहां पर 10 की घात 5 लिखा है बच्चों, इसलिए ये कैसा होगा, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला रहा ये, विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है, तो ये आपका राइट आंसर है, सही है। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विलय का अपघटन होने पर प्रायोगिक अणु संख्य गुणधर्म के आंकड़े से गणना करने पर आणविक द्रव्यमान का मान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम ही आता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहा है आपका, सही है, ट्रू है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, जो कि सही जोड़ी मैच दी कॉलम है आपका। तो नॉर्मलता फर्स्ट दिया आपका, नॉर्मलता। तो बच्चों नॉर्मलता का क्या आएगा, तुल्यांकी भार। क्यों आएगा तुल्यांकी भार, क्योंकि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मलता कहते हैं। अगला ये रहा आपका अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या है बच्चों, तो अणुसंख्य गुणधर्म वो गुणधर्म होता है जो विलयन की प्रकृति या विलय और विलाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करके वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो दूसरे का आएगा आपका ये वाला, विलय की कण संख्या। अगला रहा ठोस विलयन। ठोस विलयन का क्या आएगा बच्चों, तो ठोस विलयन का आएगा ठोस प्रवस्था में जो विलयन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ठोस विलयन। तो तीसरे का दा आएगा, ठोस प्रवस्था में विलयन। जो क्वथनांक उन्नयन, तो क्वथनांक उन्नयन का आएगा बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है बच्चों, तो जब किसी विलायक में या जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो क्वथनांक का बढ़ना क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका आंसर आएगा समोलल उन्नयन स्थिरांक। अगला है उत्क्रम परासरण, और उत्क्रम परासरण को हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, विपरीत परासरण भी बोल सकते हैं इसको। तो उत्क्रम परासरण का आएगा बच्चों समुद्र से मीठा जल प्राप्त करना, क्योंकि समुद्र में खारा जल रहता है और उस खारे जल से नमक की मात्रा को कम करके मीठा जल प्राप्त करना ही उत्क्रम परासरण का एक हिस्सा होता है। कैसा लग रहा है वीडियो, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ ये जो वीडियो चल रहा है 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। प्री बोर्ड एग्जाम चल ही रहे, साथ ही साथ वर्ग 2 के एग्जाम, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर साइंस और जीके पूछा जाता है, जीके साइंस पूछा जाता है, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है। लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को स्टार्ट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद,